हाँ जी, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अभी तक जितना पढ़ा हमने उसमें हमने देखा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया कि भैया वो सेमी कंजर्वेटिव होता है ना। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव, है ना। वो किसने प्रपोज किया, है ना। उसके बाद वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया, उसके बाद किसने उसको प्रूव किया, है ना। तो एक प्रूफ भी हमने देखा था कि इकोलाई में कैसे प्रूव किया उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, है ना। दो बंदे थे, है ना, उन्होंने कैसे प्रूव किया, है ना, वो हमने देखा, है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कौन सी स्टेज में होने वाला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी स्टेज में होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये हमने देख लिया था, है ना, पिछली वीडियो में। अब इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम रेप्लिकेशन करते हुए देखेंगे ना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन होगा। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग होंगे, तो कौन अलग करेगा? क्या ऐसी जादू से अलग हो जाएंगे, है ना? तो उसको कोई ना कोई बॉन्ड बीच में से काटेगा, है ना। ऐसे होता है ना, डीएनए ऐसे होता है मेरा, है ना। इस तरह से क्या होता है, बीच में बॉन्डिंग होती है। तो भैया पहले बीच वाली बॉन्डिंग को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए कौन कौन चाहिए? छुरी चाहिए, कैसी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर होता है एंजाइम्स। कौन काम करेंगे? एंजाइम्स। ये मॉलिक्यूलर लेवल है ना, मॉलिक्यूलर बहुत छोटा लेवल है ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इन बॉन्ड को काटने के लिए, इन बॉन्ड को काटने के लिए चाहिए, इन बॉन्ड को काटने के लिए चाहिए एंजाइम्स, केमिकल चाहिए, है ना, केमिकल एंजाइम्स, है ना। तो यहाँ पे केमिकल एंजाइम्स इनको काटेंगे, इनको अलग कर देंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स आके एक एक करके जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला भी कौन होगा? एंजाइम होगा, है ना। फिर है ना, तो फिर अगर डीएनए में बहुत ज्यादा ऐंठन आ जाती है ना, बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है अगर डीएनए, है ना, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो जाता है, तो उसको ट्विस्ट को निकालने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, है ना, तो उसके लिए वो एंजाइम होगा, है ना। और अगर डीएनए को डीएनए से जोड़ना है, डीएनए को डीएनए से जोड़ना है, तो उसके लिए भी क्या होगा? एंजाइम होगा, ना। तो सबके लिए कुछ अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो हम अब एंजाइम पढ़ने जा रहे हैं ना, एंजाइम यूज इन रेप्लिकेशन। एंजाइम जो इस्तेमाल होंगे रेप्लिकेशन में, उनकी बात करेंगे ना, एक एक करके। तो एक है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है कि ये मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमर चेन बनानी है ना। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए पॉलीमर चेन ही तो है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक एक करके, है ना, लाइन से लगे होते हैं। तो क्या ये पॉलीमर चेन ही है ना। तो यहाँ ये क्या करेगा? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमर चेन बनाएगा। किसकी? ये बोल रहा है डीएनए की, डीएनए की पॉलीमर चेन बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए की पॉलीमर चेन बनाएगा, है ना। और इसको प्राइमेज भी बोल देते हैं, है ना, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमेज भी बोल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? हेलिकेज। जब मैंने बोला था ना कि बीच वाले बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ेगा? ये तोड़ेगा हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ेगा? बीच वाले हेलिकेज, है ना, एच आ रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज। टोपोआइसोमरेज, ये जब ट्विस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा डीएनए, तो उसको ट्विस्ट को निकालने के लिए टोपोआइसोमरेज काम करेगा, है ना। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा? डीएनए को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा ना, यानी कि डीएनए के बीच में अगर कुछ मतलब डीएनए को डीएनए से जोड़ने का काम करेगा ना। हम इन सबको एक एक करके बात करते हैं ना, डीपली थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या होता है ये सब, है ना। थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में ना, डीप। हाँ जी, तो बात करेंगे अब डीएनए पॉलीमरेज की, है ना। पहले एंजाइम की बात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बोला था मेन एंजाइम है ना, क्योंकि डीएनए का बनाएगा कौन ही? यही बनाएगा ना, मेन काम यही करेगा डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम है बिल्कुल, है ना, ये, है ना। अगर ये नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। क्या करता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है चेन में, है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा, है ना, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेकर आएगा, ये कौन? डीएनए पॉलीमरेज, उसको लगाएगा, बीच में बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड लेकर आएगा, उसमें बॉन्ड बनाएगा, फिर चौथा लेकर आएगा, फिर पांचवा लेकर आएगा, फिर छठा लेकर आएगा, कौन? डीएनए पॉलीमरेज। एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएगा और उसकी क्या बनाएगा? चेन बनाएगा, इस तरह से, है ना। इस तरह से वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाएगा, है ना। एक चेन इधर बनेगी और एक चेन फिर इधर बनेगी, है ना। क्योंकि ये बनाएगा कैसे? ये एक डीएनए, हम क्या करते हैं? डीएनए को अलग कर लेते हैं, तो एक स्ट्रैंड तो हमारे पास है ना, उसके ऊपर हमें एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स लगाने हैं, है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड होगा, एक स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड बनाया जाएगा, और फिर उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारा डीएनए बनेगा। हमारे पास एक डीएनए पहले से होता है, इसलिए तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको, है ना। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैंड तो पहले से ही होता है, उसके ऊपर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, है ना। मतलब उसके ऊपर हमारे नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, है ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन वगैरह ना, एटीजी वगैरह समथिंग, है ना। तो वो सब लगे होते हैं, उसको देख देख के क्या करेगा? ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लगाता जाएगा और क्या बन जाएगा? हमारा एक पूरा डीएनए तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये करेगा क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके चेन में लगाएगा, है ना। चेन में न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना इसका काम है ना, मेन काम है। ऑल्सो नोन एज
इसको इसलिए और क्या बोलते हैं, क्योंकि भैया इसके पास, इसको और क्या बोलते हैं, पहले नाम सुन लो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नाम सुना है ना, सुना होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए को अलग किया था और डीएनए इसके पास एक है, ये जब ही क्या कर पाएगा, ये डीएनए बना पाएगा। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और इस डीएनए पॉलीमरेज से बोला जाए भैया डीएनए बना दो, तो ये बोलेगा मैं नहीं काम कर पाऊंगा, है ना। हमारे पास कुछ भी नहीं हो और डीएनए पॉलीमरेज से बोला जाए कि भैया डीएनए पॉलीमरेज तुम्हारा काम है डीएनए बनाने का, डीएनए बना दो, है ना, तो बोलेगा पागल हो गया, मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। तो बोले, हम बोलेंगे क्यों नहीं बनाओगे भाई तुम, तो बोलेगा मुझे कम से कम एक स्टैंड चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए पहले से ही, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। ये डीएनए पॉलीमरेज काम पे काम करेगा, एक स्टैंड पहले से ही होना चाहिए, है ना। इसके ऊपर फिर ये क्या करेगा, इसके ऊपर इसका इसके सामने मतलब यहाँ पर ए होगा तो टी आगे लगा देगा, है ना। यहाँ जी होगा तो सी आगे लगा देगा, है ना। यहाँ सी होगा तो यहाँ जी लागे लगा देगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे चीजें होंगी वैसे ही वो न्यूक्लियोटाइड्स को लगाता जाएगा, जोड़ता जाएगा। लेकिन अगर ये वाला स्टैंड ही नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, है ना। उसने पहले कह दिया है कि भैया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हूं मैं, कम से कम एक स्टैंड डीएनए का मुझे चाहिए, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोटाइड्स लगाऊंगा, है ना। अगर डीएनए नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। सीधे सीधे बोल दिया तुमने, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कम से कम एक स्ट्रैंड डीएनए का चाहिए जब भी काम करेगा, ना। 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में, 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में, है ना। डीपी1, डीपी2, डीपी3, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 है ना। इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, है ना। हाँ जी, तो अब एक एक करके तीनों की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, है ना। तीनों की बात करेंगे, है ना। पहले बात करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की, है ना। तो ये पहला एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया गया, जो कि क्या है, टेम्पलेट डिपेंडेंट, ऐसा बोल रहे हैं, टेम्पलेट डायरेक्टेड। टेम्पलेट मतलब एक कोई चीज है, नक्शा है, ब्लूप्रिंट है किसी चीज का, और उस ब्लूप्रिंट को देख देख के हमें क्या करना है, एक चीज बनानी है, ऐसा कुछ, है ना। तो टेम्पलेट कुछ ऐसी चीज होती है जो पहले से ही वहां पर कुछ फिक्स है चीज, है ना। अब उसी के हिसाब से हमें चीजें रखनी है। तो ऐसी तो है कि पहले से ही क्या है, एक स्टैंड पहले से ही है, एक स्टैंड पहले से ही है, उसको देख के ये क्या हो गया, ये टेम्पलेट हो गया, क्योंकि अगला जो आगे स्टैंड आने वाला है इसके, वो इसी को देख के तो आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा, है ना। तो ये इसको बोल रहे हैं टेम्पलेट, छपाई, है ना, छापा जाएगा इसको देख के, है ना। इसको देख के इसका कॉम्प्लीमेंट्री आगे बनाया जाएगा। तो ये पहला एंजाइम है जो टेम्पलेट डायरेक्टेड है, जिसको डिस्कवर किया गया, डीएनए पॉलीमरेज 1, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग, है ना। कॉर्नबर्ग साहब ने डिस्कवर किया था 1955 में। तो ये पहला एंजाइम है जो टेम्पलेट पर डिपेंड करता है ना, कि टेम्पलेट जैसा होगा उस हिसाब से वो काम करेगा, है ना। तो फर्स्ट टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम डिस्कवर्ड किया कॉर्नबर्ग ने इन 1955। डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, अगर गौर से देखो तो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लाता है, उसको लाके जोड़ता है। अच्छा, मैं बता दूंगा आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं पीछे बता दूंगा आपको, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। नहीं देखा, नहीं पता तो उसको जाके देखो, मैंने सारे बॉन्ड बताए, मैंने वहां पे ना, कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फिर वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, मैंने बताया है ना बॉन्ड्स वहां पर। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होगा उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम यही तो है, ये वाला बॉन्ड बनाना है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का या फिर डीएनए पॉलीमरेज का काम यही तो है कि इस वाले बॉन्ड को बना देना, है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड बना देना, है ना। और उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, कि ये फॉर्मेशन करेगा किसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि भैया एक डीएनए पॉलीमरेज 1 रिलीज हुआ बॉडी में और वो काम करे जा रहा है कयामत तक, ऐसा नहीं है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करेगा, रिलीज होगा, काम करेगा, टाइम आएगा उसका इंतकाल फरमा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई वो काम नहीं करता रहेगा, उसकी भी एक लाइफ होगी, है ना, कि वो इतनी देर तक काम करेगा या फिर इतने बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा ना। तो वैसा ही है ना। तो एक मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज 1 का मॉलिक्यूल, एक डीपी1 का मॉलिक्यूल कितना 20 डाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा,
है ना, फॉर 20 डाइस्टर बॉन्ड, है ना, 20 डाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद वो आराम फरमाएगा, निकल लेगा, है ना। आगे बात करते हैं कि इनके इसका डीएनए पॉलीमरेज 1 की 3 एक्टिविटी होती है मेन, है ना, और इंपॉर्टेंट है ना, 3 एक्टिविटी होती है मेन, उनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी होती है इसकी ना। एक तो ये हो गया कि फॉस्फो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है ना। तो क्या क्या एक्टिविटी होती है हम बात करते हैं, 3 एक्टिविटी होती है इसकी। हाँ जी, तो 3 एक्टिविटी जैसे मैं बोल रहा था वैसी डीएनए पॉलीमरेज हैज 3 एक्टिविटीज, है ना, 3 एक्टिविटीज होंगी। एक है 5 to 3 पॉलीमराइजेशन, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस। ये 3 उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है ना, जिसमें से ये मेन एक्टिविटी होगी ना, पॉलीमराइजेशन, है ना। उसका काम ही क्या है, उसका नाम ही क्या है, डीएनए पॉलीमराइजेशन, है ना, डीएनए पॉलीमरेज। तो वो पॉलीमराइजेशन कराएगा, यानी कि एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएगा, है ना। और ये वाली जो दोनों एक्टिविटी हैं वो चेकिंग के लिए है कि भैया जब न्यूक्लियोटाइड लगे हैं लाइन से, तो ऐसा तो नहीं कोई गलत लग गया हो, कोई मिस्टेक हो गई हो। तो अगर मिस्टेक हो जाएगी तो ये दोनों एक्टिविटी काम करेगी, है ना, ये चेकिंग के लिए, है ना। देख रहा हूं, चेकिंग, फॉर चेकिंग। किस लिए? चेकिंग के लिए, है ना। ये दोनों एक्टिविटी चेकिंग के लिए, हम देखेंगे क्या होता है ना, कैसे होती है चेकिंग। हाँ जी, तो बात करते हैं पहली एक्टिविटी की, है ना। तो इसका नाम ही बता रहा है कि 5 to 3 पॉलीमराइजेशन। अच्छा, 5 to 3 का मतलब क्या है ना, तो क्या मतलब है, ये डायरेक्शन बताता है ना, डायरेक्शन। देखो जरा, जैसे कि ऐसे करके डीएनए होता है हमारा, है ना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, है ना। एक तरफ होता है 5 एंड, अगर ये वाला 5 एंड है तो ये वाला 3 एंड है, और अगर ये वाला 3 एंड है तो ये वाला 5 एंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद है जब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताया था कि न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था राइबोस शुगर और मैंने शुगर बताया था, पेंटोस शुगर, है ना, जो कुछ ऐसी थी, यहीं पे लगी थी ना, ऐसे लगी न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीजें थी, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर कुछ ऐसी थी, ऐसे, है ना। और मैंने बताया था ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और 5वां कार्बन था CH3 CH2OH। याद आ रहा है कुछ, है ना। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन, है ना। तो 5वां कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, 5वां यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, यानी कि जो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में होगी, समझ लो कुछ। क्योंकि पांचवा कार्बन इसका कहां पर है, यहां पर है, और यहां पर 5 डायरेक्शन, 5वां यहां पर होगा तो इधर वाला लाइन क्या हो गया, 5 डायरेक्शन, और तीसरा यहां पर है कार्बन, तो नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ये वाला स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर है और 5 नीचे, तो इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो इसको उल्टा, क्योंकि एक चेन अगर ऐसे चल रही है तो दूसरी चेन कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अगर एक चेन ऐसे ऊपर जा रही है तो दूसरी चेन नीचे आएगी, है ना। तो अगर इस वाली चेन में ये ऐसे लगा हुआ है तो 5 ऊपर 3 नीचे, तो इस वाली चेन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना। एनसीईआरटी में फोटो भी दी हुआ है आपको, एनसीईआरटी का फोटो देखना, है ना। इस वाली चेन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसकी वजह से 5 आ जाएगा नीचे और 3 आ जाएगा ऊपर। तो बस डायरेक्शन है ना कि पॉलीमराइजेशन इस वाले डायरेक्शन में कर रहा है या इस वाले डायरेक्शन में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड इस वाले डायरेक्शन में कर रहा है या इस वाले डायरेक्शन में। बस इतनी सी बात है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे जैसे चलेंगे, है ना। तो अभी खाली मैं बता रहा हूँ कि काम क्या है, 3 to 5 पॉलीमराइजेशन, है ना। और पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को लाइन से लगाना। और ये क्या है, ये मेन एक्टिविटी है इसकी, सबसे अहम काम यही तो है ना। बढ़िया है ना। इसकी एरर फ्रीक्वेंसी भी है, क्या है, एरर फ्रीक्वेंसी। एरर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैं इसको हटा दूं, इसको अगर देखना हो तो देखना ना, इसको हटा दूं। इसकी एरर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एरर फ्रीक्वेंसी, कि भैया कितने मॉलिक्यूल्स को लगाया जाएगा, कितने न्यूक्लियोटाइड्स को लगाया जाएगा। गलती भी तो होनी चाहिए ना, इसमें गलती भी तो होगी, है ना। तो गलती भी होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे चांसेस गलती होने के भी होते हैं ना। तो कितने न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद गलती होगी, चांसेस क्या है ना। तो उसी को बोलते हैं एरर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एरर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10⁻³ 10⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ को, देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 1/10⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10⁻³ है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1000, ये तो मतलब है, ये तो मतलब हुआ 1/1000, है ना। यानी कि 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड की गलती हो सकती है, समझ लो। ऐसे लिख दिया मैंने इसको, यानी कि 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाओगे, ये वाला एंजाइम, ये वाली जो एक्टिविटी है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, वो 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाएगा तो चांसेस है कि एक गलती हो जाए। 1000 के बाद एक गलती का चांस होता है यहाँ पर, है ना। तो एरर फ्रीक्वेंसी है, ये है एरर फ्रीक्वेंसी, कितनी के बाद
कितने न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद गलती हो सकती है ना, तो 1000 के बाद, है ना। हाँ जी, तो बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की, है ना। दूसरी एक्टिविटी ये होती है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, है ना। यानी कि एक्सोन्यूक्लियस क्या मतलब है, तो देखो जरा क्या मतलब है ना। देखो जैसे कि ये क्या है, एक हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा पहले से, है ना। इसके ऊपर जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन लगाएगा, यहां पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज लगा रहा होगा, लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा, है ना। इस तरह से, है ना, समझ लो। इस तरह से हमारा डीएनए पॉलीमरेज लगा रहा होगा, आगे की तरफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे भी जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे बना देता हूं, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड लगा रहा होगा। अच्छा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड लगा दिया उसने, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने से पहले, इन दोनों स्ट्रैंड को ये न्यूक्लियोटाइड लगाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज की पहली एक्टिविटी, है ना, जो क्या थी, पॉलीमराइजेशन, है ना। ये काम हो गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना होगा, बीच में बॉन्डिंग बनानी होगी। यहाँ पर बॉन्डिंग होती है ना, यहाँ पर वॉली बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको, तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अभी रुक जाते हैं एकदम से, है ना। फिर क्या आती है, ये वाली एक्टिविटी काम करती है ना, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस क्या करती है, दिस एक्टिविटी चेक द न्यूक्लियोटाइड बिफोर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से पहले ये चेक कर लेगा कि अच्छा, एक बार और चेकिंग हो जाएगी कि भैया ठीक लगा हुआ है सब कुछ, नहीं है ना। अगर ठीक नहीं लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ पे मान लो ए था और यहाँ पर आना चाहिए था टी, लेकिन यहाँ पर आ गया सी, तो चेकिंग करेगा कि भाई ये तो गलत है ना। तो ये क्या करेगा, यहां से इसको काटेगा और इसको एलिमिनेट कर देगा, डिलीट कर देगा, है ना। और फिर यहाँ पर सही वाला न्यूक्लियोटाइड लगा देगा, है ना। इसको यहाँ पर सी आ गया, ए के सामने सी आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए, ए के सामने आना चाहिए टी, है ना। तो जब ये सी आ गया तो ये क्या करेगा, इसको यहां से वाला बॉन्ड तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना अभी, है ना। यहां से इसको तोड़ के इसको अलग करके निकाल देगा, है ना, और कैंसिल कर देगा, डिलीट कर देगा। और यहाँ पर फिर असली जो न्यूक्लियोटाइड होगा ए के सामने टी, तो वो टी लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से पहले ये काम कर दिया जाएगा, है ना। तो बिफोर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड ये काम किया जाएगा, है ना। अच्छा, इसकी भी एरर फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ गया काम क्या होता है ना। एक बार दोबारा देखने वाला समझ में आया क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से पहले न्यूक्लियोटाइड को चेक कर लिया जाएगा, कहीं पे गलती होगी तो वहां से निकाल के उसको करेक्शन कर दिया जाएगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले की बात है ना। अच्छा, इसकी क्या होती है, एरर फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है ना, म्यू। एरर फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, एरर फ्रीक्वेंसी इसकी 10⁻⁷, मतलब 1/10⁻⁷, ये तो मतलब हुआ इसका 1/10⁻⁷, है ना। इसको अगर नीचे लाते हैं तो फिर पावर पॉइंट हो जाती है ना, पता हुआ है ना। यानी कि 1/1 करोड़, ये तो मतलब हुआ इसका 7 0 है ना, मतलब 1 करोड़, है ना, 1/1 करोड़। यानी कि 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद ये जो सेकंड एक्टिविटी ये भी गलती कर सकती है। सेकंड एक्टिविटी जो है एक्सोन्यूक्लियस, ये भी गलती कर सकती है, लेकिन कब गलती करेगी, जब तक 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगा देगी, उसके बाद चांसेस है कि एक गलती कर दे। 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड चेक करने के बाद, ये तो लगाती ना, ये चेक करती है ना। ये वाली एक्टिविटी लगाती नहीं है, ये तो चेक करती है ना। तो 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड चेक कर देगी, 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड चेक कर देगी, उसके बाद चांसेस है कि हो सकता है ये गलती कर देगी, है ना। तो ये है इसकी एरर फ्रीक्वेंसी 1/1 करोड़, है ना। ठीक है, हाँ जी। तीसरी एक्टिविटी देखते हैं ना। तीसरी एक्टिविटी है 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में फर्क बताऊंगा ना आपको, है ना। एंडो और एक्सो में क्या फर्क होता है ना, बताता हूं मैं भी, है ना। तो ये एक्टिविटी है ना। काम क्या होगा यहाँ पर होगा चेकिंग। वहां पे क्या हुआ था, पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले भी चेक कर रहा था, ये वाला भी चेक कर रहा है। पिछले वाले ने चेक किया था, पिछले वाला भी चेक कर रहा था और ये भी चेक कर रहा है। पिछले वाले ने चेक किया था जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने नहीं थे, है ना, लेकिन ये चेक करता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन चुके हैं, उसके बाद क्या करेगा, चेक न्यूक्लियोटाइड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं, यानी कि ऐसा एक स्ट्रैंड था, उसके बाद क्या हुआ, उसके सामने न्यूक्लियोटाइड लगाया जाएगा। कौन लगाएगा न्यूक्लियोटाइड, है ना। ए के सामने आ जाएगा टी के सामने ए, सी के सामने जी के सामने सी, और सी के सामने जी, और ए के सामने टी, हाँ। तो ये न्यूक्लियोटाइड किसने लगाए भाई, पहली एक्टिविटी ने, पॉलीमराइजेशन, है ना। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे करके लगे थे, है ना, ऐसे लगे थे, है ना। उसके बाद इनको अगर यहां पर गलती हो जाती थी
है ना। मान लो यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ गलती हो गई थी तो उसने ऐसे करके एक स्टैंड काटा था, एक तरफ से काटा था और ये बाहर निकला था, है ना। यानी कि एक कट लगाना पड़ा था। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में एक कट लगाना पड़ा था, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में एक कट लगाना पड़ा था, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर भैया ये भी सही है मान लो, है ना। गलती हुई है कहीं, है ना, मान लो गलती हुई है कहीं, है ना। लेकिन ये सी अभी गलती करूंगा मैं, है ना, अभी रुक जाओ, है ना। ये ऐसे लग गया, उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। एटी के बीच में लगता है डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये बात भी याद रखना, है ना। एटी के बीच में डबल बॉन्ड और सी जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये बन गया पूरा, है ना। अब मान लो गलती हो गई थी, कहां पर गलती, यहां पर हो गई थी, गलती हो गई थी यहां पर, है ना। यहां पर सी आना चाहिए था लेकिन इन्होंने लगा दिया जी। हो गई भैया गलती, गलती हो गई तो हो गई, है ना। क्या करेंगे अब, गलती जब हो गई तो क्या करें, तो हम एक कट लगाएंगे। अगर यहां पर एक कट लगाया जाए, ऐसे एक कट लगाया जाए तो कुछ हो पाएगा क्या, क्योंकि ये तो पूरा फिक्स हो गया ना, है ना। बॉन्ड वगैरह बन गए, ये आपस में इससे जुड़ा हुआ है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो कट लगाने पड़ेंगे। कितने कट लगाने पड़ेंगे, दो कट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे और पूरा ये वाला कट लगा के पूरा स्टैंड क्या होगा, जो सही है वो भी चला जाएगा। क्या होगा इसमें होता क्या है, इसमें ये वाले तो सही लगे हुए थे, लेकिन इसकी वजह से ये वाले जो सही लगे हुए हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और फिर दोबारा से किया जाएगा, दोबारा से पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, है ना। तो जहां पर गलती हो गई बीच में और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो कौन सी एक्टिविटी काम करेगी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम करेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए और गलती बीच में हो गई, है ना, तो कौन काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम करेगी। और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कितने कट लगाएगी, दो कट लगाएगी, है ना। और पूरा ही स्टैंड जो सही है और गलत है सब निकाल देगी वो, है ना। पूरा यहां तक उधेड़ देगी। उसके बाद फिर यहां पर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट होगी, पहली वाली एक्टिविटी, है ना। तो सोचता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, एरर फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी, एरर फ्रीक्वेंसी क्या है, एरर फ्रीक्वेंसी 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, है ना। क्या मतलब हो गया इसका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे 1/10, हाँ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10³ इंटू 10⁻⁷, है ना। मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 7 10 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/1000 करोड़। इसकी एरर फ्रीक्वेंसी और कम है ना। यानी कि ये 1000 करोड़ न्यूक्लियोटाइड को चेक कर देगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी 1000 न्यूक्लियोटाइड को चेक कर देगा, उसके बाद गलती करने के चांसेस इसका, है ना। तो 1000 न्यूक्लियोटाइड को चेक कर देगा, है ना। जैसे पहली वाली थी तो पहली वाली की एरर फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसकी एरर फ्रीक्वेंसी थी 10⁻3, मतलब 10⁻⁻3, है ना। तो उसकी थी 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद एक गलती कर रहा था वो, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पहली वाली। दूसरी वाली एक्टिविटी कर रही थी 10⁻⁷, यानी कि 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद एक गलती कर रही थी। तीसरी एक्टिविटी 10⁻−10, 1000 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगाने के बाद एक गलती करेगा ये, है ना। तो है ना, ये है ना एरर फ्रीक्वेंसी इसकी, है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपके, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार देखना, है ना, वरना मुझे बताना, है ना। ठीक है।